हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 से क्वेश्चन नंबर 25 से 26। 6 मार्क का क्वेश्चन है, चॉइस भी है। कैसे सॉल्व करना है समझने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको बस ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 25 आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है। दो पार्टनर है ध्वनि और इक्नूर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक नई पार्टनर इशाया इनको ज्वाइन कर रही है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 25%। पूरे प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा इसको मिलेगा। अब यहां पर नए पार्टनर के आने पर गुडविल की वैल्यूएशन की गई, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, और नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीजें आपको बनानी है। तो सबसे पहले नए पार्टनर के आने पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा, आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है जिसके लिए आपको चाहिए न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो इशाया का 1/4 शेयर उसको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 बचेगा वो ध्वनि और इग्नोर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 में। क्योंकि आगे ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे नहीं दिया, या न्यू रेशियो क्या है नहीं दिया। तो यही मान के चलो, रिमेनिंग प्रॉफिट ध्वनि और इग्नोर ने आपस में ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटा। तो ध्वनि का न्यू शेयर होगा 3/4 का 3/5 पार्ट 9/20, और इग्नोर का शेयर बनेगा 3/4 का 2/5 पार्ट 6/20। अब यहां पर आपकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, तीनों पार्टनर का न्यू शेयर है आपके पास। ध्वनि का 9/20, इग्नोर का 6/20, इशाया का 1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम से आपने सॉल्व किया तो न्यू रेशियो आ गई 9:6:5। अब यहां पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। तो क्या हम ओल्ड माइनस न्यू करें तभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी, या कोई और ट्रिक है? बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या ट्रिक है, जब नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता। यहां पर देखो ध्वनि और इग्नोर, ओल्ड रेशियो 3:2। न्यू रेशियो में भी सिर्फ आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये 3:2 ही बनता है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही रहेगी। एज देयर इज नो चेंज इन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ध्वनि एंड इग्नोर, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। राइट। अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो कौन कितना पे करेगा, किसको कितना मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, यहां लिखा तो है कि वो 2,50,000 कैपिटल लेकर आ रही है, 40,000 गुडविल लेकर आ रही है। तो क्या यही उसका शेयर ऑफ गुडविल है जो उसको लेकर आना है, या कुछ और है? आप लोग यहां पर गलती करने वाले हो। पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख है, और जो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होता है वो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से होता है। मतलब 2 लाख का 1/4 हिस्सा इशाया को लेकर आना है एज अ शेयर ऑफ गुडविल 50,000। वो लेकर आई है 40,000। आप इसी को लेकर के आगे कैलकुलेशन कर दोगे और सारा रोंग हो जाएगा। आपको यहां पर ध्यान देना है, इशाया का शेयर ऑफ गुडविल 50,000 बनता है, जिसमें से वो 40,000 लेकर आई है, 10,000 नहीं लेकर आई। तो जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट में उस पैसे को डेबिट करते हैं। याद आया? तो क्या ट्रीटमेंट होगी, सबसे पहले तो ये शेयर ऑफ गुडविल जो इसको मिल रहा है वो किसके हिस्से का है, ओल्ड पार्टनर्स ध्वनि और इग्नूर का। तो उन्हीं को ये पैसा मिलेगा
3:2 की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो ध्वनि को मिलने चाहिए 50,000 का 3/5 पार्ट 30,000, इग्नूर को 50,000 का 2/5 पार्ट 20,000। इन दोनों को ये पैसा मिलना चाहिए गुडविल के नाम का। अब नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल का शेयर जब लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? एंट्री आपको बनाने के लिए नहीं कहा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। कैश अकाउंट डेबिट, टोटल 2,50,000 प्लस 40,000, 2,90,000 का कैश फर्म में आया। पार्टनर की कैपिटल 2,50,000 है, तो वही अमाउंट आप उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और जो गुडविल के नाम पर वो पैसा लेकर आई है 40,000, वो हम कहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 40,000। जो पैसा वो लेकर आई गुडविल के नाम का, वो कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे, इसे हम अलग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर ये गुडविल का पैसा हमें ट्रांसफर करना है। किस पार्टनर को कितना मिलना है? 3:2 की रेशो में आप ट्रांसफर करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू ध्वनिस कैपिटल अकाउंट 24,000 टू इग्नूर्स कैपिटल अकाउंट 16,000। 40,000 को आपने 3:2 की रेशो में बांटा। अब बात आती है जो 10,000 है, लानी तो गुडविल उसको पूरी 50,000 थी, 40,000 लेकर आई है। जो 10,000 है वो हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे कि इतना पैसा हमें और इससे लेना है गुडविल के नाम का। करंट अकाउंट में क्यों डेबिट करना है? यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। याद करो, जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता या पार्ट ऑफ पेमेंट लेकर आता है, तब हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं बैलेंस के लिए, जो हमें पैसा उससे लेना है। चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो या फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आपको हर केस में नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल जो वो नहीं लेकर आया वो करंट अकाउंट में डेबिट करो। किसको मिलना है ये? ध्वनि और इग्नूर को। तो वो आप 3:2 की रेशो में इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये जर्नल एंट्री सिर्फ समझाने के लिए है, आपको बनानी नहीं है। तो अब जैसा कि यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो फॉर्मेट तैयार रखो, साथ के साथ पोस्टिंग करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हैं ओल्ड पार्टनर्स के, वो लिखोगे क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस पीडी 2,40,000 2,60,000। नए पार्टनर की कैपिटल वो लेकर आ रही है तो बाय कैश अकाउंट 2,50,000। गुडविल का पैसा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो गुडविल का पैसा जो लेकर आई है वो हमने ध्वनि और इग्नोर में बांट दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000 एंड 16,000। और जो पैसा वो नहीं लेकर आई हमें उससे लेना है, उसके करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया और इन दोनों को मिलना है, इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करो बाय इशायास करंट अकाउंट 6,000 एंड 4,000। गुडविल की एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई, क्या गलती करने वाले थे वो भी समझ में आ गई। अब इसके बाद जब नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं? गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद पुराने जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट करके उनको खत्म करना है। तो क्या करें? सबसे पहले देखो, आपका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000। इससे रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख हो गई। ये आईएफआर आपने किस लिए बनाया? कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में डाउन गई, मुझे नुकसान हुआ, तो हम इससे एडजस्ट करेंगे। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में हमने दिखाई है 1,20,000 से, मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो 20,000 का मुझे नुकसान हुआ जिसे मैं इस रिजर्व से एडजस्ट करूंगी और बाकी 30,000 का बैलेंस अभी भी बच गया, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 30,000 का रिजर्व का बैलेंस ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ध्वनि को मिलेंगे 18,000, इग्नूर को 12,000। इन दोनों के लिए ये फायदा है, तो इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 18,000 12,000। इसके बाद और कौन सा रिजर्व है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, रिजर्व नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की गलती मत करना। जनरल रिजर्व है 60,000, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो ध्वनि और इग्नूर के अकाउंट को आप क्रेडिट करो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 36,000 24,000। इसके बाद डेबिट साइड पे चेक करो, क्या कोई ऐसा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कोई ऐसा अकाउंट है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है। एसेट साइड पर है, इसका मतलब ये लॉस है,
लॉस है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, और लॉस है पार्टनर्स के लिए नुकसान है तो इनके अकाउंट में डेबिट करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 एंड 40,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए आपको क्या दिया है कि बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट। आपने जो पहले प्रोविजन किया है डाउटफुल डेट्स का, उसी रेट से आगे भी बनाना है। अब जो डेटर्स बच गए हैं उस पर उसी रेट से आपको आगे भी प्रोविजन बनाना है। तो अभी मैंने किस रेट से बनाया हुआ है, कैलकुलेट करो। यहां पर देखो 8,000 का आपका प्रोविजन है, डेटर्स आपके 80,000, 8,000 80,000 के डेटर्स पर आपने बनाया, मतलब 10% का आपने प्रोविजन बनाया। इसी रेट से हमें नया बनाना है। तो अब मेरे डेटर्स कितने हैं, 80,000 के थे, बेड डेट्स हो गए 5,000। इतना पैसा डूब गया, आपको नहीं मिलेगा। तो अब जो मेरे डेटर्स हैं वो कितने हैं, गुड डेटर्स हैं मेरे 75,000। इसमें भी मैं चाहती हूँ एक प्रोविजन बनाना 10% का, तो इसका 10% 7,500। न्यू प्रोविजन में चाहती हूँ 7,500 का बनाया जाए। अब सिंपल सी ट्रिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको कितना लिखना है उसके लिए ये चीज याद रखना, बस ये सीक्वेंस याद रखना। क्या, सबसे पहले बेड डेट्स 5,000, ऐड करो इसमें न्यू प्रोविजन 7,500, टोटल 12,500 में से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर दो 8,000। अब अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। अगर यही आंसर आपका नेगेटिव आता तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है। इस सीक्वेंस को याद रखोगे तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें डेबिट करना है 4,500, बेड डेट्स, इसके बाद हमें नया प्रोविजन इतना चाहिए जिसके लिए 12,500 का मेरे पास प्रोविजन होना चाहिए। मेरा प्रोविजन है 8,000 का, तो और मुझे कितना और प्रोविजन करना होगा, 4,500। इसी अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का आपने कवर कर लिया। एक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ऑफ ₹14,500 इन सेटलमेंट। अक्रूड इनकम का मतलब आपने किसी को सर्विसेज दी, उसकी पेमेंट अभी आपको नहीं मिली, ड्यू है, जो कि आपने दिखाई है 20,000। अब जिससे आपको पैसा लेना था उसने सिर्फ 14,500 दिए, मतलब आपको 5,500 का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ है तो हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। एक तरह से आपकी एसेट डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज होने का मतलब नुकसान टू अक्रूड इनकम अकाउंट 5,500, डेबिट साइड पे लिखो। इसके बाद बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग जो आपने दिखाई हुई है 3 लाख से, ये मार्केट के अकॉर्डिंग आपने 20% ज्यादा दिखाई है। ओवर वैल्यूड मतलब मार्केट से आप कंपेयर करते हो तो इसकी वैल्यू 20% ज्यादा है। मार्केट में अगर 100 है तो आपने 120 दिखाई है। तो ये जो 3 लाख है इसका मतलब 120 के बराबर है। मुझे चाहिए 100 वाली वैल्यू। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2,50,000 हमारी बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में इतनी है। मतलब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितने से, 50,000। ये तो नुकसान हो गया, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 50,000। यहां तक सारा कवर हो गया। अब ये अगर आपका डेबिट साइड पर आ रहा है तो ये सारा का सारा आपका नुकसान है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो लॉस 60,000 का टोटल आप ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे। लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है, उनके अकाउंट आप डेबिट करोगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू ध्वनिज कैपिटल अकाउंट 36,000, इग्नूर्स कैपिटल अकाउंट 24,000, 60,000, 60,000। क्लियर हो गया? अब ये जो लॉस है यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 36,000, 24,000। सारी एडजस्टमेंट्स कर लिया आपने, नए पार्टनर के आने पर सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब ये जो आपके पास जो बैलेंसेस आएंगे इन तीनों पार्टनर के, वो एडजस्टेड कैपिटल है। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है नए पार्टनर के आने पर, उसी को ही आपको प्रोपोर्शनेट करना है। अगर आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में तो उसके लिए आपको
ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो कैपिटल होगी उसको आपको प्रोपोर्शनेट करना है। तो अब यहां पर बैलेंस किसका कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का। ध्वनि की कैपिटल है 2,28,000, इग्नूर की 2,52,000, इशाया की 2,50,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, एंड में टोटल लिखोगे। अब ये था मेरे नए पार्टनर के एडमिशन से पहले का हिसाब किताब। नए पार्टनर के आने के बाद मेरी तीनों पार्टनर की कैपिटल ये है, जिसे मुझे प्रोपोर्शनेट करना है न्यू रेशो के हिसाब से। मेरी फर्म में ये पैसा लगा हुआ है। अब क्या कहा है कि आपको जो प्रोपोर्शनेट करनी है कैपिटल, वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। नई पार्टनर इशाया की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 2,50,000 है। आपने अगर उससे 1/4 शेयर के लिए 2,50,000 कैपिटल लाने के लिए कहा है, कोई तो बेस होगा। तो अगर हम इस बेस पर कहें तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 लाख। इतनी कैपिटल होनी चाहिए, और इस हिसाब से सबकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है आपको। तो 10 लाख का न्यू रेशियो के हिसाब से ध्वनि की कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख का 9/20 पार्ट, 4,50,000। अब इसको चेक करो, इसकी है कितनी, इसकी है 2,28,000, बहुत कम है। मतलब इसको और पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि इसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो 4,50,000 माइनस 2,28,000, 2,22,000, ये और पैसा इसको लगाना होगा। इसी तरह से इग्नोर की 10 लाख का 6/20 पार्ट, 3 लाख होनी चाहिए। इसकी कितनी है, 2,52,000, मतलब बाकी का बैलेंस 48,000 इसको और इन्वेस्ट करना होगा। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि किसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कितनी कम है कि हम इनसे पैसा लें। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपको कहा है कि किसी की भी कैपिटल में जो भी डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। मतलब आपको कैश रिसीव या पे नहीं करना। अगर यहां पर ध्वनि और इग्नोर की कैपिटल कम आ रही है, तो उसके लिए हम उनके करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कि इनसे हमें पैसा और लेना है। इसको इस तरह से समझ सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर मुझे ध्वनि से ये पैसा लेना है और कैपिटल का, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ध्वनिस कैपिटल अकाउंट। कैश फर्म में आएगा, ध्वनि की कैपिटल क्रेडिट होगी। यही करोगे ना। अब मैं कह रही हूं कैश की जगह आप करंट अकाउंट को यूज करो, तो क्या हो जाएगा, ध्वनिस करंट अकाउंट डेबिट टू ध्वनिस कैपिटल अकाउंट। हमने उससे कैश लेने की जगह उसके एक और अकाउंट को खोल दिया कि आपसे हमें इतना पैसा और लेना है। इन फ्यूचर जो भी उसका प्रॉफिट होगा, सैलरी, कमीशन, वो उसके उस करंट अकाउंट से एडजस्ट होता रहेगा। राइट। तो यहां पर बाय करंट अकाउंट्स, ध्वनि से हमें 2,22,000 लेने, इग्नूर से 48,000। अब जो बैलेंस हम चाहते थे, तीनों के बैलेंसेस वही हो गए। टू बैलेंस सीडी 4,50,000, 3 लाख, 2,50,000, एंड में लिखो टोटल। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपका ये रिवीजन भी हो गया है। इसी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है। चॉइस में आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिला है। तीन पार्टनर है, अमन, बर्मन और रमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बर्मन यहां से रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10। अमन और रमन दोनों ने बराबर बराबर आपस में बांट लिया, मतलब अमन और रमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब यहां पर आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए नहीं कहा, तो न्यू रेशियो हमें नहीं चाहिए। लेकिन गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बर्मन का शेयर ऑफ गुडविल हमें यहां पर देना होगा उसको रिटायरमेंट के टाइम पर, और वो शेयर ऑफ गुडविल इसको कौन कंपनसेट करेगा, क्योंकि इसका शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में इन्हीं दोनों पार्टनर को मिलने वाला है, गेनिंग पार्टनर को। तो यही दोनों मिलकर के इसको कंपनसेट करेंगे, लेकिन गेनिंग रेशो में किसको कितना हिस्सा मिला। तो किस हिसाब से इन्होंने एक्वायर किया है बर्मन के शेयर को, इक्वली, मतलब इनकी गेनिंग रेशो हो गई 1:1। इसका आधा हिस्सा अमन को मिला, आधा हिस्सा रमन को मिला। तो इस हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल भी आधा अमन को मिलेगा, आधा रमन को। तो वही दोनों आधा आधा अमाउंट इसको पे करेंगे। तो बर्मन का शेयर ऑफ गुडविल है कितना,
पूरी फर्म की गुडविल 80,000, इसका शेयर ऑफ गुडविल इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 24,000, जिसे हम गेनिंग रेशियो के हिसाब से बाकी के दो पार्टनर से पैसा ले लेंगे। अमन से 12,000 और रमन से 12,000। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग कौन है यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर, उसके अकाउंट में ये पैसा हमें क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री आपको बनाने के लिए नहीं कहा, आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए क्या है तो साथ के साथ बना लो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी 80,000, 70,000, 50,000। इसके बाद बर्मन को शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है, इसके अकाउंट पे आपको क्रेडिट करना है बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट 12,000, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट 12,000। ये दोनों मिलकर के बर्मन को पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों के अकाउंट डेबिट हुए तो डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट 12,000, 12,000। गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद रिटायरमेंट पर भी आप पुराने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, खत्म कर देते हो, क्योंकि उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर है, तो उसका शेयर उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, उसका अकाउंट, उसका जो भी बैलेंस बनता है हमें उसे पे करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करो क्या कोई क्लेम है, नहीं कोई क्लेम नहीं है, तो ये 50,000 रिजर्व एज इट इज आपका ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तीनों के लिए फायदा है, तीनों के अकाउंट में क्रेडिट करो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 25,000, 15,000, 10,000। इसी तरह से और क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है आपका, वो रिजर्व या प्रोविजन नहीं है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तो हमने एसेट पर जो डेप्रिसिएशन लगाया वो यहां पर शो किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड पे, तो ये प्रॉफिट है 40,000 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और रेशो में बांटोगे तो तीनों के लिए प्रॉफिट है तो फायदा, तीनों के अकाउंट में क्रेडिट करो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, 12,000, 8,000। इसके बाद इसी तरह से एसेट साइड पे चेक करो, आपका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपको बांट करके खत्म करना है, तो 20,000 का लॉस एक्सपेंडिचर ओल्ड रेशो में बांटोगे तीनों पार्टनर के अकाउंट में, लॉस है इनके लिए, खर्चा है, एक्सपेंस है, नुकसान है, इनके अकाउंट में डेबिट करो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000, 6,000, 4,000। इसी तरह से गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल। आपने जो एडजस्टिंग एंट्री की है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की है, ये गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, तीनों के अकाउंट के लिए नुकसान डेबिट कर दो टू गुडविल अकाउंट 15,000, 9,000, 6,000। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, अब बारी आएगी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको क्या कहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10%। 10% डेटर्स पर आपका प्रोविजन कितना हो जाएगा, 50,000 डेटर्स हैं, पहले कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये हो गया आपका 5,000। एक तरह से आप इतनी अमाउंट का जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करना चाहते हो, प्रोविजन बनाना चाहते हो, प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा 5,000। इसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख। अब यहां पर भी आप गलती करने वाले हो, आप देखोगे कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख की मार्केट वैल्यू है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो हुआ नहीं, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आई। ध्यान से देखो, बिल्डिंग आपकी 1 लाख है, लेकिन इस पर जो डेप्रिसिएशन है जो आपने अब तक लगाया वो आपका लाइबिलिटी साइड पर है 20,000। तो बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन, आज की डेट में इसकी वैल्यू आपकी जो बुक्स में आ रही है वो 80,000 है, मार्केट में वैल्यू 1 लाख, तो 20,000 से इंक्रीज इन वैल्यू फायदा, फायदा है तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। इसके बाद जो फर्नीचर है वो 20% ओवर वैल्यूड है, आपने जो दिखाया हुआ है 60,000, ये मार्केट के अकॉर्डिंग 20% आपने ज्यादा दिखाया है, मार्केट में 100 है तो आपने 120 दिखाया, तो मार्केट में वैल्यू क्या है, 60,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000। 10,000 से मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नुकसान डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। फर्नीचर की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग 50,000 है, आपने इसको 60,000 दिखाया है, तो 10,000 से अब आपको डिक्रीज करके दिखाना होगा,
कम करके दिखाना होगा तो ये नुकसान है। टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे 10,000। स्टॉक की वैल्यू मेरी 55,000 हो गई। शो किया है आपने 40,000 से 15,000 का इंक्रीज इन एसेट। फायदा है, क्रेडिट साइड पर आएगा बाय स्टॉक अकाउंट 15,000। इसके बाद जो मेरा एक क्रेडिटर था 15,000 का, उसने 10,000 का स्टॉक ले लिया, खरीद लिया। इन फुल सेटलमेंट अकाउंट क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, क्रेडिटर था 15,000 का, एक तरह से आपने 10,000 की पेमेंट की, अकाउंट क्लियर हो गया। तो 15,000 की लाइबिलिटी 10,000 में सेटल हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो फायदा है, कहां दिखाएं, क्रेडिट साइड पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। आप इसको डिसोल्यूशन के साथ मिक्स मत करना कि एसेट लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रही है, जिस भी अमाउंट से हो रही है हमें उसको यहां पर रिकॉर्ड नहीं करना। यहां आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो। रिवैल्यूएशन में अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है हमारे लिए फायदा है। आज जो मुझे 15,000 पे करने थे वो 15 की जगह 10,000 मुझे पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ। तो 5,000 जो मेरे बच गए वो मेरे लिए प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे, राइट। इसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन का हमारा हो चुका। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस, मतलब ये वैल्यू जीरो हो गई है इनकी, इनसे अब आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये जो 20,000 की एसेट मेरी जीरो हो गई, नुकसान हो गया। तो डेबिट साइड पे लिखो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000। इसके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनकी वैल्यू 20,000 हो गई। जो आपने 15,000 दिखाए हैं, लेकिन ये लाइबिलिटी अब आपको 20,000 रुपीज पे करके कंप्लीट करनी होगी, फाइनल करनी होगी। तो 5,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज होना नुकसान, डेबिट साइड पर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 5,000। यहां तक पूरा हो गया। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब देखो का टोटल 40,000, क्रेडिट साइड का टोटल 40,000, दोनों साइड का टोटल सेम है। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कहानी खत्म हो गई। वापिस आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट आपको क्लियर करना है, उसकी पेमेंट करनी है। तो कितना बैलेंस बन रहा है यहाँ पर, यहां लिखा है कि जो भी बैलेंस बन रहा है उसमें से 20,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिए। पे कर दिए मतलब पेमेंट कर दोगे तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 20,000, बर्मन का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, पेमेंट हो गई। अब ये जो पेमेंट आपने की है इसके लिए 20,000 का बैलेंस कैश अमन और रमन दोनों मिलकर के लेकर आए हैं। उन दोनों ने और पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस किया, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो अमन ने 12,000 और रमन ने 8,000 और एक तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो इनकी कैपिटल में एडिशन हो गया। क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय कैश अकाउंट 12,000 8,000, ये दोनों कैश लेकर आए तभी हम इसको पेमेंट कर पाए हैं। क्लियर। अब अभी भी बर्मन का बैलेंस क्लियर नहीं हुआ है, इसका बैलेंस अभी भी रहता है। आप यहां पर देखो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 86,000 का बैलेंस अभी भी रह गया। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने इसकी इसका मतलब पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की रिटायरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वो क्या होता है, हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू बर्मन लोन अकाउंट 86,000। बर्मन अब फर्म का पार्टनर नहीं है, एक तरह से थर्ड पार्टी हो गई जिसका ये पैसा आपको देना है। बाकी दो पार्टनर अमन और रमन, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस क्या है, टू बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का 1,00,000 और 54,000, एंड में लिखो टोटल। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया पार्टनरशिप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। स्पेस वेंचर्स लिमिटेड एक कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 20,00,000 रुपीज। 2,00,000 शेयर्स 10 रुपीज के फेस वैल्यू के मैक्सिमम ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 80,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, 10 रुपीज फेस वैल्यू पर नहीं, 1 रुपी प्रीमियम के साथ। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 11 रुपीज पे करने होंगे। अब कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1,10,000। ओवर सब्सक्राइब हो गया, इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है, जितने इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट,
जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर्स अलॉट किए, और जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया। यहां पर एक शेयर होल्डर है मुक्ता, जिसके पास 6,000 शेयर्स है। कंपनी ने इसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए थे, इसने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की, इसके शेयर्स को फोरफीट किया, कैंसिल किया, और दोबारा से इसमें से 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया ₹2 डिस्काउंट पर। आपको जनरल, तो पहली एंट्री क्या होगी कि आपको कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, उसका पैसा आपके बैंक में कितना जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, एप्लीकेशन पर आपने ₹4 डिमांड किए, 4,40,000 आपके बैंक में जमा हुए। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के नाम का ये पैसा आया, इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब जो आप पैसा शेयर के नाम का ले रहे हो फाइनली अलॉट करोगे, तो एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। एक तरह से आपका शेयर एक प्रोडक्ट है जिसे आप बेच रहे हो, और उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो। तो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा हम उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो अब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया, तो किस तरह से इसको एलोकेट करना है, रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब कंपनी ने अलॉटमेंट किस तरह से की है, कंपनी कह रही है 5 एप्लीकेशन पर 4 शेयर्स अलॉट होंगे। हमें यहां पर एप्लीकेशन का नंबर नहीं पता कि हम कितनी एप्लीकेशन रखेंगे और कितनी रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे ये हमें पता है। जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं इतने मैक्सिमम वो अलॉट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं, चाहे आपके पास कितनी भी एप्लीकेशन आई हो। तो हमारे पास अलॉटेड नंबर है, एप्लीकेशन नहीं, तो हम अपना वही फंडा अप्लाई करेंगे, वही ट्रिक, क्वेश्चन मार्क जहां है उस नंबर को ऊपर लिखो, 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 1 लाख। 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पर कंपनी 80,000 शेयर्स अलॉट करेगी। तो इसके हिसाब से प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रहे हो, तो जो 20,000 एप्लीकेशन का पैसा है कंपनी इनको रिफंड नहीं करेगी, उनका पैसा 80,000 आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। इसके बाद कंपनी को एप्लीकेशन तो 1,10,000 के मिली, तो 10,000 एप्लीकेशन इसका मतलब रिजेक्ट हो गई, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, उनका जो भी पैसा एप्लीकेशन पर आया कंपनी वो उनको रिफंड करेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,40,000। अब आपने जितने शेयर्स अलॉट किए उसका फेस वैल्यू का पैसा आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3,20,000। और जो आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा रखा है अपने पास आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, उसे हम डायरेक्टली अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। और जो आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उनका पैसा रिटर्न होगा, रिफंड होगा टू बैंक अकाउंट 40,000। ये समझ में आ गया। अब ये एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी, तो अब कंपनी को श्योर हो गया है कि उसके शेयर्स बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। अलॉटमेंट के टाइम पर सबसे पहले वो ड्यू की एंट्री करेगी कि अब उसको कितना पैसा लेना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पर ₹7 के हिसाब से 80,000 शेयर्स पर 5,60,000 इतना पैसा आना चाहिए। कंपनी मान के चलती है आ जाएगा, और शेयर कैपिटल में पहले ही वो क्रेडिट कर देती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से 4,80,000, प्रीमियम ₹1 जो है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 80,000। कंपनी ने सोचा कि इतना पैसा डिमांड करेंगे तो ये पूरा पैसा आ जाएगा, पहले ही क्रेडिट कर दिया। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? अब जब बैंक में पैसा जमा होना शुरू हुआ तो कंपनी को पता चला कि मुझे पूरा पैसा नहीं मिला। कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर 5,60,000 मिलने थे, कुछ पैसा हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर एडवांस है 80,000, इसको माइनस कर दो, इसके बाद मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए 4,80,000। अब यहां पर एक शेयर होल्डर है मुक्ता, जिसको कंपनी ने 6,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। मुक्ता को कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए ये तो दिया है, लेकिन उसने अप्लाई कितने किए ये नहीं दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें एप्लीकेशन क्यों निकालनी है, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है। प्रोरेटा के केस में डेफिनेटली
इसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कंपनी ने इसको कम शेयर्स अलॉट किए, तो उसी हिसाब से कंपनी के पास इसका कुछ एडवांस भी होगा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा होगा। वो कितना है जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, हमने 1 लाख एप्लीकेशन पर 80,000 शेयर्स अलॉट किए। अलॉटमेंट, मुक्ता को हमने 6,000 शेयर्स किए, एप्लीकेशन इसने कितनी लगाई नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, एप्लीकेशन के नीचे है, तो ये नंबर ऊपर आएगा, नीचे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000। मुक्ता ने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसी हिसाब से इसने बैंक में पैसा जमा किया। 7,500 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास 30,000 रुपीज जमा हुई। कंपनी ने इसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए, जिसका एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 24,000। बाकी 6,000 जो एक्स्ट्रा मनी है, कंपनी ने इसको रिफंड नहीं की, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपने पास रखी। अब देखो अलॉटमेंट पर हमें इससे पैसा लेना कितना है। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों डिमांड कर रही है। तो मैंने पहले भी समझाया है कि जो भी आपके पास एडवांस होता है उसे आप पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करो। तो 6,000 शेयर्स पर 6 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से 36,000 हमें इससे लेने हैं। ये एडवांस पूरा पूरा इससे एडजस्ट हो गया। फेस वैल्यू का 30,000 अभी भी हमें रिसीव नहीं हुआ। प्रीमियम का 1 रुपी, 6,000 नहीं मिले, तो टोटल अलॉटमेंट पर मुक्ता ने हमें 36,000 रुपीज पे नहीं किए। तो ये यहां पर माइनस कर दो, इतना पैसा नहीं मिला। बाकी शेयर होल्डर से हमें पूरा पैसा मिला, 4,44,000। अब इस हिसाब से हमारे बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 4,44,000, और यही अमाउंट आप अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो कि इतना पैसा आया अलॉटमेंट के नाम पर। अब अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा, जनरली ये टेम्परेरी अकाउंट है, आप जितना डेबिट करते हो उतना क्रेडिट होकर के ये क्लोज हो जाता है, पूरा पैसा मिल जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। अगर ये पूरे अमाउंट आप रिसीव नहीं कर रहे हो, बैलेंस स्टैंड करेगा जो कि शो करेगा कि आपको इस कॉल पर पूरा पैसा नहीं मिला। इसको हम कॉल सिनेरियर के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट 4,44,000, अब जो आपको अमाउंट नहीं मिली वो आप कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट कर दो कि इतना पैसा अलॉटमेंट के नाम पर हमें लेना है, और आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा 4,80,000 से। 80,000 तो आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हो, अब इतना और हो गया, तो टोटल आपका 5,60,000 से ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब मुझे इस पर पैसा नहीं मिला, मिला कहां से ट्रैक होगा? कॉल सिनेरियर अकाउंट से, राइट। अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने मुक्ता के शेयर्स को फोरफीट कर दिया, क्योंकि ये लास्ट कॉल थी, इसने इस पर पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफीट किया। तो फोरफीचर की एंट्री के लिए सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी कि आपको देखना है कि इस शेयर होल्डर का कॉल्ड अप क्या है, कंपनी ने किस पॉइंट पर इसके शेयर्स को फोरफीट किया। तो अलॉटमेंट तक कंपनी पूरे फेस वैल्यू के 10 रुपीज डिमांड कर चुकी है। तो जो 10 रुपीज कंपनी फेस वैल्यू की डिमांड किए, शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू से ही होती है, तो फेस वैल्यू ही आप रिवर्स करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, 6,000 शेयर उसको अलॉट किए थे, वही आप रिवर्स करोगे, 7,500 नहीं। अब इसमें से ये तो फेस वैल्यू की बात हो गई, हमने प्रीमियम भी डिमांड किया था। प्रीमियम का क्या हुआ? प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया था, अलॉटमेंट पर इसने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। तो प्रीमियम अकाउंट भी आप रिवर्स करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000। एक तरह से हम इस अमाउंट का हिसाब किताब करेंगे कि इसमें से हमें कितना मिला, कितना नहीं मिला। हमें अलॉटमेंट पर 36,000 इससे नहीं मिले, जितना नहीं मिला उतना ही दिखाओगे। आप कहोगे अलॉटमेंट पर तो 7 रुपीज के हिसाब से 42,000 लेने थे, लेकिन आप 6,000 एडवांस के साथ एडजस्ट कर चुके हो, तो सिर्फ 36,000 जो और लेने थे वही बैलेंस यहां पर क्रेडिट करोगे, राइट। अब ये शेयर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो अलॉटमेंट पर जो आपका बैलेंस स्टैंड कर रहा था वो भी तो आपको रिवर्स करना होगा कि अब ये नहीं मिलेगा, कैंसिल करो, खत्म करो। जो पैसा आपको मिल चुका है, मुक्ता का जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। फॉर फ्यूचर अकाउंट में आप फेस वैल्यू से उसको क्रेडिट करोगे। फॉर फ्यूचर अकाउंट पे हम कितना पैसा क्रेडिट करें, हमें फेस वैल्यू का कितना पैसा मिला,
एप्लीकेशन का हमें इससे 4 रुपीज के हिसाब से अमाउंट मिली, 6,000 शेयर्स पर 4 रुपीज, 24,000। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा था 6,000, वो हमने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट किया, तो ये टोटल अमाउंट आपका फेस वैल्यू का आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर है? फोरफीचर की एंट्री हो गई क्लियर। इसको आप कॉल सिनेरियर के साथ भी बना सकते हो। किस तरह से? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट क्रेडिट करोगे 36,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 30,000। आपको एक ही तरीका मेथड फॉलो करना है। अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो तो सारी एंट्रीज कॉल सिनेरियर के साथ होगी, विदाउट कॉल सिनेरियर तो सारी एंट्रीज आपको विदाउट कॉल सिनेरियर ही करनी होगी। एक एंट्री वैसे, एक एंट्री ऐसे, ऐसे नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को रीइश्यू किया, सारे शेयर्स नहीं, 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया। अब जिसको ये शेयर्स बेचे कंपनी ने उसको 2 रुपीज डिस्काउंट पर बेचे। कंपनी ने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस अमाउंट पर दिया? कितनी वैल्यू का शेयर दिया जिस पर आपने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया? तो जो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है 10 रुपीज, उतनी वैल्यू का आपने इसको शेयर दिया। मतलब 10 रुपीज का शेयर आपने 2 रुपीज डिस्काउंट 8 रुपीज में बेच दिया। तो जिसने खरीदा उसने आपको पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000। 2 रुपीज का डिस्काउंट कंपनी का नुकसान है तो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। अब कहाँ रिकॉर्ड करेगी, किसके साथ एडजस्ट करेगी? पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे के साथ, जिसे आपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो यहीं से हम इसको डेबिट कर लेंगे, जितना मेरा नुकसान हो रहा है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 8,000, इसमें से मैंने 8,000 का बैलेंस यूज कर लिया मेरे लॉस के साथ। ठीक है, मैंने कितनी वैल्यू का शेयर दिया? 10 रुपीज का, तो शेयर कैपिटल मेरी क्रेडिट होगी 40,000। 40,000 का सामान 32,000 में आपने बेचा, 8,000 का नुकसान पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट किया। रीइश्यू की एंट्री हो गई, समझ में आ गया। अब रीइश्यू के बाद आपको एक और एंट्री पास करनी है कैपिटल रिजर्व की। पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा अब आपके पास बचा है, कितने शेयर्स पर? जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो ना, सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको देखना है। तो 6,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, इस पर कंपनी ने अपने पास जो पैसा रखा वो 30,000। तो 30,000 अमाउंट इज फॉर द 6,000 शेयर्स। तो पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट हो गई आपकी 5 रुपीज। तो मेरे 4,000 शेयर्स जो मैंने री इशू किए, इसका फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? 20,000। इसमें से जो मुझे री इशू के टाइम पर लॉस हुआ उसको एडजस्ट किया। अब जो बाकी का पैसा बचा ये कंपनी का प्रॉफिट है। 4,000 शेयर्स की कहानी खत्म हुई है। इन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था वो फाइनल हुआ। तो इससे रिलेटेड जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा था वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से आप निकाल लेते हो। वो 20,000 रुपीज से आपने अपने लॉस को एडजस्ट किया, बाकी जो बच गया ये अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,000। अगर आप आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या बैलेंस है, आपके 2,000 शेयर्स अभी भी फॉरफिटेड है। 2,000 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर के 5 रुपीज के हिसाब से आपके पास 10,000 का बैलेंस वहां पर स्टैंड करेगा। 30,000 में से 20,000 आपने यूज कर लिए, 10,000 अभी भी वहां पर बैलेंस स्टैंड करेगा। राइट, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको इसकी जगह पर एक चॉइस भी मिली है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चिटिनूर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड किए, 5 रुपीज अलॉटमेंट। लेकिन यहां पर 1 रुपी प्रीमियम इंक्लूडेड है। मतलब कंपनी ने फेस वैल्यू पर नहीं, प्रीमियम पर इशू किया। जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 11 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज, और बाकी का पैसा कॉल पर डिमांड करेगी। कितना? 3 रुपीज। अब कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली? 3 लाख। जितने इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी ने 20% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 3 लाख का 20% मतलब 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, और बाकी की एप्लीकेशन
2,40,000 को प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई। अब रोहन एक एप्लीकेंट है, रोहन ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की, और अलॉटमेंट के टाइम पर एक और शेयर होल्डर है मोहन, जिसने आगे की कॉल का भी पैसा दे दिया। कंपनी ने इसके बाद कॉल की डिमांड की, कॉल की डिमांड पर रोहन ने फिर से पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने अब उसको नोटिस भेज दिया, फॉरफीचर का नोटिस भेज दिया। तो रोहन ने पहले और आखिर सारी पेमेंट कर दी, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी। तो पहली एंट्री क्या होगी, आपको बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ, कितने लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन का पैसा कितना जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9। ये जो एप्लीकेशन का पैसा आपने रिसीव किया 9 लाख, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसको आपको चेक करना है कितना पैसा किस अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी ने कहा 3 लाख की एप्लीकेशन का 20% रिजेक्ट कर दो। तो 60,000 एप्लीकेशन का पैसा पूरा पूरा कंपनी ने रिफंड किया, 1,80,000। इसके बाद अब कितनी एप्लीकेशन बची, 2,40,000। इस पर कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए मैक्सिमम उतने ही अलॉट कर सकती है, 2 लाख शेयर्स अलॉट किए, 40,000 एप्लीकेशन यहाँ पर ज्यादा है। प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है तो कंपनी 40,000 एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न नहीं करती, अपने पास रखती है आगे की कॉल में एडजस्ट करने के लिए। तो 1,20,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। आप कहोगे कहीं लिखा तो नहीं है कि आगे की कॉल में आप एडजस्ट कर लो, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, आपको कंपनी लॉ अलाउ करता है। अगर आप प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो। अब एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख। हम जितने शेयर अलॉट कर रहे हैं उससे रिलेटेड फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। इसके बाद आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा अपने पास रखा अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, अलॉटमेंट अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 1,20,000। एक बात याद रखना, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अलॉटमेंट का अगर आपको एडवांस अमाउंट मिलता है वो अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, राइट। इसके बाद जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी उसका पैसा रिटर्न करोगे टू बैंक अकाउंट 1,80,000। एप्लीकेशन के बाद अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया, 5 रुपीज। तो ड्यू की एंट्री बनाएगी ताकि वो ट्रैक रख सके कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 लाख रुपीज कंपनी को मिलने चाहिए। कंपनी मान के चलती है पूरा पैसा मिल जाएगा। फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 8 लाख, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 2 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला। अब कंपनी को अलॉटमेंट पर 10 लाख रुपीज लेने थे, ऑलरेडी एडवांस है हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर 1,20,000, तो बाकी का 8,80,000 हमारे बैंक में और जमा होने चाहिए। अब यहां पर रोहन एक शेयर होल्डर है जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। ये एप्लीकेशन है, ये इसने इतने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए वो आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि कंपनी जितने शेयर्स अलॉट करती है उसी पर ही तो पैसा डिमांड करेगी। दूसरा, कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है, तो इसका हमारे पास कितना एडवांस है जो कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, एप्लीकेशन हमारी 2,40,000 जिस पर आपने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए, रोहन की है 12,000, अलॉट हमने कितने किए नहीं पता। करेंगे वही ट्रिक लगानी है आपको, जहां क्वेश्चन मार्क उसी नंबर को ऊपर लिखो, दूसरा नंबर नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 12,000। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए। आप देखो इसका एडवांस हमारे पास कितना है, इसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इस हिसाब से कंपनी के पास 3 रुपीज के हिसाब से 36,000 रुपीज जमा किए। कंपनी ने इसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो एप्लीकेशन का पैसा तो बनता है 30,000, बाकी 6,000 कंपनी।
ये पैसा कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपने पास रखा। अब अलॉटमेंट पे हमें इससे पैसा लेना कितना है? 10,000 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से बनते हैं 50,000। तो जो एडवांस है, मैंने पहले भी कहा है, पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट करो। फेस वैल्यू ₹4 के हिसाब से 40,000 आपको मिलने चाहिए। एडवांस एडजस्ट किया तो 34,000 आपको फेस वैल्यू का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम ₹1, 10,000 नहीं मिले, तो टोटल अलॉटमेंट पर रोहन ने ₹44,000 पे नहीं किए। तो ये माइनस कर देते हैं, बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में आना चाहिए 8,36,000। लेकिन यहां पर एक और शेयर होल्डर है मोहन, जिसने आगे की कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दिया। इन एडवांस उसने पे किया है। कितने शेयर्स? उसको कंपनी ने 8,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उस पर ₹3 के हिसाब से 24,000 उसने पे किया। तो 8,60,000 हमारे बैंक में जमा हुए। बैंक अकाउंट डेबिट 8,60,000। आपके पास बैंक में इतना पैसा आया अलॉटमेंट के नाम का 8,36,000, तो इतना ही अमाउंट क्रेडिट करो। और जो एडवांस आपको मिला आगे की कॉल का, उसे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका क्रेडिट नहीं होगा। आप इसे कॉल्स इन एरियर के साथ भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 8,60,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 44,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,80,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 24,000। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। फर्स्ट कॉल पर कंपनी ₹3 डिमांड कर रही है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹6,00,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,00,000। ड्यू की एंट्री बनाई ताकि ट्रैक रख सके कि इतना पैसा पूरा मिला या नहीं मिला। अब यहां पर कंपनी को ₹6,00,000 मिलने चाहिए। मोहन का एडवांस आपके पास आ चुका है, ऑलरेडी वो पे कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा, तो लेस कर दो 24,000। बाकी का पैसा 5,76,000 बैंक में जमा होना चाहिए। रोहन ने अब दोबारा से हमें पेमेंट नहीं की, फर्स्ट कॉल पर भी उसने पेमेंट नहीं की, तो 10,000 शेयर्स पर हमें ₹30,000 नहीं मिले। बाकी का 5,46,000 का बैलेंस बैंक में जमा हुआ। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,46,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब जो मोहन का पैसा है, जो पहले एडवांस था, अब ड्यू हो गया, तो वहां एडवांस अकाउंट से निकाल के हम इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? फर्स्ट कॉल पर। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 24,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,70,000। इसे आप कॉल्स इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,46,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 24,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,00,000। इसके बाद जो रोहन है, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने उसको नोटिस भेजा कि भाई पेमेंट कर दो वरना फोरफिट कर देंगे। तो उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा जो भी ड्यू था पूरा पे कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, हमें उससे कितना पैसा लेना था अलॉटमेंट पर? 44,000, और फर्स्ट कॉल का 30,000। तो जिस जिस कॉल का पैसा आपको लेना था उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट 74,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 44,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ किया है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 74,000। अब जिस जिस कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला था उसके लिए आपने कॉल सिन एरियर अकाउंट को डेबिट किया था, पैसा मिल गया तो कॉल सिन एरियर अकाउंट भी खत्म हो जाएगा। कॉल सिन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट 74,000। तो यहां पर फॉरफीचर की एंट्री नहीं बनेगी, आपको पैसा मिल गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गए। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड तक आपको खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पर गलती ना हो। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।